तो देखो, सबसे पहले जो आपका सीयूईटी का अकाउंटेंसी का पेपर होता है, तो वो आपको पता है कि वो पेपर पूरा का पूरा कैसे आता है, बताओ। एमसीक्यू। चलो, वेरी गुड। कितने एमसीक्यू? 50 एमसीक्यू। वेरी गुड। एक एमसीक्यू कितने का? 5 नंबर का। वेरी गुड। और अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1। वेरी गुड। तो अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके -1 हो जाएंगे। ठीक है। और कितने घंटे मिलते हैं करने के लिए? 1 घंटा। परफेक्ट। अब ये 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मतलब ये जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, ये कहाँ से आएंगे? 50 क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बना कर देगा? बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों, आप बताओ। जो सिलेबस होगा, वेरी गुड, उससे देगा। और सिलेबस क्या है? नहीं, ये जब सीयूईटी का सिलेबस आएगा, वेरी गुड। तो ऑनलाइन के बच्चों ने सही बताया। एनसीईआरटी से आता है। कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से, हर सब्जेक्ट में, है ना। तो होगा तो पूरा का पूरा क्लास 12th। ठीक है। लेकिन वो क्लास 12th का सिलेबस किसी रिफ्रेशर बुक से नहीं आता। कौन सी बुक से आता है? एनसीईआरटी से। तो आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। पहला तो एक बिल्कुल नया रजिस्टर बनाना है, बिल्कुल न्यू, अलग। ठीक है। मतलब 12th का जो आप पढ़ते हो वो अलग है, 12th का इससे कोई मतलब नहीं, या 12th का अपनी जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं वो अलग है। तो सीयूईटी का आपको अलग रजिस्टर बनाना है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, जो एनसीईआरटी है, या तो उसकी हार्ड कॉपी अगर आपके पास हो अवेलेबल, और नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो वेबसाइट से, वो होनी चाहिए, है ना। क्योंकि पिछले 4 साल में जब भी सीयूईटी का पेपर आता है, तो उसमें पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल, मतलब किसी भी एक लाइन को उठा लेते हैं वो एनसीईआरटी से। मान लो एनसीईआरटी के अंदर कोई लाइन लिखी हुई है ऐसे, ये, तो वो क्या करेंगे, उस पूरी लाइन में से कुछ भी बीच में से पिक कर लेंगे। ठीक है। और वो पिक करके उसमें से 4 ऑप्शन देकर मतलब एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है। तो समझ गए मेन खेल। तो दो काम करने हैं, तो एनसीईआरटी ही अपने को करनी रहेगी, राइट। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 जो है वो करवाऊंगा। मतलब चैप्टर 1 का हम पूरा डिस्कशन करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, डोंट वरी, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता रहूँगा, आप देखते रहना। और कुछ कुछ छोटे छोटे जो की पॉइंट्स होंगे वो आप नोट कर भी सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, है ना। और सीयूईटी का रजिस्टर अलग बनाकर चलना, क्योंकि इस रजिस्टर में सिर्फ हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ना। इसमें हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने, ओनली एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करने हैं, राइट। तो क्लियर हो गया? ठीक है। चलो, तो आज हम चैप्टर 1 का डिस्कशन करेंगे। यानी कि चैप्टर 1 अपना कौन सा चैप्टर है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमको लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे रखे होते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाओगे, कि पार्टनरशिप क्या है, उसके सारे फीचर्स देखो अच्छे से याद होने चाहिए। अभी सीयूईटी के एग्जाम में तो वो कोई भी एक फीचर पूछ सकता है, या किसी भी एक फीचर से कोई भी एक क्वेश्चन बना सकता है ना। तो सारे फीचर अपने को पता होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो मेन मेन प्रोविजंस है वो पता होने चाहिए, कहाँ पे कानून क्या कहता है, वो किसी भी एक रूल को पूछ सकता है।
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, वो अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो सीयूईटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आईयूसी कैलकुलेट करना, आईओडी कैलकुलेट करना अंडर वेरियस सिचुएशन, है ना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा गारंटी, जब हम मिनिमम गारंटी निकालते हैं उस समय प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन एंट्री, यानी कि जिसको आप पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हो, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली जो हमें दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरा यहाँ पर हमको थोड़ा सा ऐसा ब्रीफ में बता रखा है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रेजेंट चैप्टर डिस्कसेस सम बेसिक एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो तो हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप का क्या नेचर है, तो अब देखो पार्टनरशिप क्या होता है बताओ, हमें क्या पता है। मतलब वहां पे मत देखो, ऐसे ही थोड़ा कोशिश करो बिना देखे बताने की, है ना, वहां पे मत देखो। हाँ, तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं, है ना, और वो बोलते हैं कि हम एक बिजनेस करेंगे और आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यहां से हाईलाइट कर रहा हूं, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज, तो देखो कैसे डिफाइन करता है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा सेक्शन था बताओ, सेक्शन 4, तो ये याद रखना है ना। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप। तो सेक्शन 4 याद रखना है, और सेक्शन 4 ने क्या डेफिनेशन दी, अब धीरे धीरे अगर पढ़ोगे, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। देखो अब इसका मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल, तो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि मान लेते हैं एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, और चारों जने काम कर रहे हैं, कह रहे मैं भी काम करूंगा, मैं भी काम करूंगा, मैं भी काम करूंगा, तो इसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है। लेकिन फिर आगे लिखा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, 2 मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी तबीयत खराब है, सिर्फ 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो सबके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, चारों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। समझ गए इस लाइन का मतलब, तो अब इसको बोलते क्या है, इस बात को बोलते क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। तो खैर कोई नहीं, ये तो डेफिनेशन थी। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो पार्टनर्स होते हैं, इनको हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, लेकिन इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। और जिस नाम के अंदर ये काम करते हैं, मान लो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म का एक नाम रख रखा है, कुछ भी नाम रख रखा है, मान लो ABCD एंड कंपनी, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्म नेम, इसको क्या बोलते हैं, फर्म नेम। तो इसमें छोटे छोटे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सब क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के अंदर, है ना। उसके बाद देखो लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इस बात का क्या मतलब होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब
हाँ, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं, कानून की नजरों में वो अलग अलग नहीं होते। अब मान लो किसी पार्टनर ने चोरी करी, है ना, ये चोरी करके भाग गया, और या फर्म ने कोई धोखा दिया, फर्म ने कोई गड़बड़ करी, मान लो, ऐसा फर्म बना देता हूं, चलो फर्म ने मान लो कोई लोन में डिफॉल्ट कर दिया। अब पार्टनर के घर पर पुलिस आ गई उसको पकड़ने। अब पार्टनर अगर ये बोल दे कि मैंने थोड़ी ना डिफॉल्ट करा है, ये तो फर्म ने करा है, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा कि हाँ, नो लीगल सेपरेट एंटिटी, मतलब कानून की नजरों में फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं होते। अगर फर्म ने कुछ गड़बड़ करी है, फर्म ने कुछ डिफॉल्ट करा है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर ने भी डिफॉल्ट करा है। तो ये सीधा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। अच्छा, फिर देखो इसके फीचर्स दे रखे हैं। अब एक बार सेक्शन बताओ कौन सा था जहां पर डेफिनेशन है, 4, है ना, सेक्शन 4। तो देखो पहला फीचर दे रखा है, 2 और मोर पर्सन्स। तो इसका मतलब होता है कि हमको कम से कम कितने लोग चाहिए, 2। तो पार्टनरशिप के लिए हमको कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अब देखो इसकी पूरी कहानी पता होनी चाहिए, देखो ध्यान से सुनना। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसकी लिमिट, इसकी लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं लगा रखी। मैक्सिमम पार्टनर जो हो सकते हैं वो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं, जिसमें केंद्र सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट सेट कर सकते हैं। और 2013 में, 2013 में सेक्शन 464 में वो लिमिट उन्होंने सेट कर दी थी कि एक फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो उन्होंने ये लिमिट उसमें सेट कर रखी थी 2013 के अंदर। लेकिन फिर उसके अगले साल 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज मिसलिनियस रूल्स निकाले, जिसमें उन्होंने फिलहाल जो लिमिट सेट कर रखी है, वो कितनी सेट कर रखी है, 50। तो ये बात आपको पता थी? नहीं, मतलब 50 वाली तो पता थी, 100 वाली पता थी? नहीं पता थी ना। तो क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन यही आता है कि मतलब सेक्शन कौन सा है, पहले तो ये पूछ लेगा तो कौन सा सेक्शन है, 464। एक्ट पूछ लेगा कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें मैक्सिमम कितने पार्टनर्स की लिमिट सेट कर रखी है, 100। 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब केंद्र सरकार की मर्जी है कि वो लिमिट 90 कर दे, 80 कर दे, 70 कर दे, 10 कर दे, 5 कर दे, लेकिन 100 के अंदर अंदर करेगा। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने कितनी लिमिट कर रखी है, 50, 50। हाँ, फिलहाल कितनी है, 50। हो सकता है अगले साल 2 साल बाद वो 70 कर दे, हो सकता है 5 साल बाद 90 कर दे, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा फीचर है, देखो, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों जने क्या होने चाहिए, आपस में एग्री करने चाहिए। 2 जने, 3 जने, जितने भी हैं वो एग्री करने चाहिए। और एग्रीमेंट जो है उसमें अच्छी बात यह है कि वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। तो दोनों तरह के एग्रीमेंट को मतलब यहां पर वैलिड माना गया। देखो, ऐसा नहीं है कि रिटन ही वैलिड होगा, ओरल भी वैलिड हो सकता है और रिटन भी वैलिड हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है, रिटन। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या रिटन एग्रीमेंट, क्वेश्चन आता है क्या रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी है? तो आंसर है नो, रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है। रिटन एग्रीमेंट सिर्फ प्रिफरेबल है, मतलब कि होना चाहिए, लेकिन क्या वो कंपलसरी है? तो आंसर है नो। या क्या वो मैंडेटरी है? तो आंसर है नो, है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बिजनेस। अब बिजनेस मतलब पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि वो बिजनेस करने चाहिए। पार्टनर्स जो हैं वो तभी माने जाएंगे पार्टनर्स हैं, या पार्टनरशिप तभी फॉर्म मानी जाएगी जब वो एक बिजनेस कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 दोस्त थे, सचिन और रोहित।
इन्होंने मिलकर एक जमीन खरीदी और वो जमीन के मालिक बन गए दोनों जने। अब क्या वो पार्टनर्स हैं? तो देखो आंसर है नो। आपने और मैंने मिलकर एक जमीन खरीद ली तो हम दोनों ज्वाइंट ओनर्स हैं, लेकिन क्या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उस पर? नहीं कर रहे। तो अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे, अगर बिजनेस नहीं है, तो फिर हम पार्टनर्स नहीं। अब या तो हम दोनों प्रॉपर्टी डीलर होते और हमारा काम होता कि हम जमीनें खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, देखो आगे लिखा है, बट इफ दे आर इन बिजनेस ऑफ परचेज सेल ऑफ लैंड एंड मेकिंग प्रॉफिट, तब हम उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप का ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसमें क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है ना, वो एक कहानी बनाकर दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या वो पार्टनर्स हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्लियर हो रहा है? फिर देखो फोर्थ, म्यूचुअल एजेंसी। अभी म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? वही वाली इंग्लिश आ जाएगी, देखो कि बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना। तो इसका क्या मतलब है? देखो इसमें दो बातें लिखी हैं, दो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है कि पहला, सारे पार्टनर बिजनेस में देखो काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन दूसरा, पार्टनर्स के बीच में एक रिश्ता है, उस रिश्ते को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का रिश्ते में याद है क्या क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी के रिश्ते में एक आदमी को कहते हैं प्रिंसिपल और एक आदमी को कहते हैं एजेंट। अब ये क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है जैसे मान लो मैं अगर किसी दिन काम नहीं कर रहा और मैंने आपको बोला आप मेरा काम कर दो, तो आप कौन हो गए? एजेंट। तो एजेंट कौन होता है? जो अपने मालिक के बिहाफ पे काम करता है। अब किसी दिन उल्टा भी हो सकता है, किसी दिन आप प्रिंसिपल बन सकते हो, आप हो सकता है काम ना करना चाहो और आपने मुझे बोल दिया कि सर हमारा काम आप कर दोगे क्या, तो उस दिन मैं आपका एजेंट बन जाऊंगा। तो पार्टनरशिप में ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं। किसी दिन मैं प्रिंसिपल बन सकता हूं, आप मेरे एजेंट बन सकते हो, किसी दिन आप प्रिंसिपल बन सकते हो, मैं आपका एजेंट बन सकता हूं। तो इसीलिए इस रिश्ते को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। नहीं, जिस दिन जो काम नहीं कर रहा वो प्रिंसिपल है और उसका काम कोई और जो कर रहा है वो एजेंट है। तो एजेंट बेसिकली कौन होता है? जो काम कर रहा है। और जो काम नहीं कर रहा, फिलहाल मेरी तबीयत खराब है आज, तो मैं प्रिंसिपल। अब अगर परसों आपकी तबीयत खराब है और आप काम नहीं कर रहे, तो आप कौन हो जाओगे? प्रिंसिपल। और आपका काम उस दिन मैं करूंगा तो मैं कौन हो गया? एजेंट। तो ये इसको इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है, कि मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पार्टनरशिप है या नहीं। तो उसमें बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। तो किसी भी पार्टनरशिप की सबसे बड़ी पहचान होती है म्यूचुअल एजेंसी। देखो ये लिखा भी है लास्ट लाइन में, अंडरलाइन कर रहा हूं या ग्रीन कलर कर रहा हूं, देखो, relationship of mutual agency is so important that when one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent। तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, मान लो किसी दिन मैंने देखा कि आप उनका काम नहीं कर रहे, तो मैं सब कह दूंगा कि आप इसका मतलब पार्टनर्स नहीं। तो पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी इतना इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तो मैं कह दूंगा कि पार्टनरशिप नहीं। तो क्लियर हो गया म्यूचुअल एजेंसी। तो इस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके बाद पांचवा फीचर, ये आपको पता ही होगा क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब देखो पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली रिश्ता है उनके बीच में, तो उस रिश्ते में ये बहुत जरूरी है कि भाई उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो शेयर होगा, है ना। अब इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखो लिखा है इज इंपॉर्टेंट। और अगर, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई है, सेम लाइन एग्जाम में आई है, कि अगर कुछ लोग आपस में बस
मिलजुल कर कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनर्स हैं? नहीं, तो फिर वो पार्टनरशिप में नहीं कंसिडर होता। क्योंकि अगर आप चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, यानी कि ना आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, ऑब्वियसली ना लॉस हो रहा, और ना उसको आप आपस में बांटोगे, तो अगर प्रॉफिट लॉस नहीं बांट रहे तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगी। तो देखो ये भी सीधा क्वेश्चन आता है कि दो लोगों ने मिलजुल कर एक चैरिटेबल काम करा, तो क्वेश्चन पूछेगा क्या वो पार्टनरशिप है? तो नहीं है। क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट और लॉस को बांटना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद नंबर 6, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो इसमें देखो लिखा है ईच पार्टनर इज लाइबल, इसमें दो कीवर्ड्स होते हैं, jointly with all other partner and also severally to the third party for all the act of the firm done while he is partner। अब इसका क्या मतलब है jointly का और severally का? बताओ कौन बताएगा jointly और severally? चलो तो समझा देता हूं। jointly और severally का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं फर्म ने कोई डिफॉल्ट करा या कुछ भी झोल करा, कुछ भी गड़बड़ करी, अब जिस आदमी के साथ डिफॉल्ट हुआ उसको गुस्सा आएगा, राइट? तो वो अगर केस करेगा, मान लो उसने सोचा चलो मैं कोर्ट में केस करता हूं, तो वो तीनों के खिलाफ भी केस कर सकता है। इसका मतलब तीनों की जो लाइबिलिटी है वो जॉइंटली होती है। तीनों की लाइबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट लाइबिलिटी है भाई, तीनों ही क्या है? दोषी हैं, तो तीनों को ही भरपाई करनी पड़ेगी मिलजुल कर, इसको बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर मान लो उसने खाली एक के खिलाफ भी केस कर दिया, तो वो ये भी कर सकता है। तो सेवरली का मतलब होता है अलग अलग भी लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि जॉइंटली ही लाइबिलिटी होगी। नहीं तो फिर मैं पार्टनर हूं, मैं तो बोल दूंगा इन दोनों को भी पकड़ो, मैं तो इनके साथ जॉइंटली लाइबल हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, जॉइंटली भी हो सकती है और सेवरली भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो खाली अकेले आपको भी जेल डाल सकते हैं या खाली अकेले आपको भी लाइबल कर सकते हैं। तो सेवरली का मतलब होता है अलग अलग भी सब लाइबल होते हैं और जॉइंटली भी सब लाइबल होते हैं। तो ये पार्टनरशिप की सबसे खतरनाक बात है। और एक और खतरनाक बात तो आपको पता ही होगी कि लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो क्या होती है? अनलिमिटेड। तो अगर फर्म, मान लो फर्म अपनी कोई लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पाया, है ना, फर्म के पास पैसे कम पड़ गए, तो फिर वो पैसे किससे लिए जाएंगे? पार्टनर से। मतलब आपको अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़ सकते हैं। कंपनी तो है नहीं ना, फर्म है ना, ये तो पार्टनरशिप फर्म। नहीं, मान लो फर्म ने लोन लिया 1 करोड़ का और अब फर्म के पास पैसे नहीं है, तो कौन देगा? हाँ हाँ वो तो है। नहीं नहीं नहीं, देंगे तो तीनों अपने रेशो में, मान लो 30 30 30। लेकिन मान लो फर्म का लोन 1 करोड़ से की जगह होता 90 करोड़, तो तीनों 30 30 30 करोड़ देंगे। अगर मान लो एक नहीं दे पा रहा, एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर इन दोनों को देने पड़ेंगे। और अगर ये दूसरा भी इंसॉल्वेंट हो गया तो पहले को पूरा देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में इसलिए खतरा है, घर के बर्तन बिक जाते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में इसीलिए क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। तो देखो लिखा भी है ना, देखो लास्ट लाइन में लिखा भी, दिस इंप्लाइज दैट हिज प्राइवेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। देखो समझ आ गया ना लास्ट लाइन? तो उसके प्राइवेट एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं फर्म का डेट पे ऑफ करने के। तो क्लियर हो गया? तो अब देखो, तो ये जो फीचर्स होते हैं, मतलब जो आप हवा हवा में पढ़ लेते हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीयूईटी के अंदर पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है कि कितनी डिटेलिंग आपको चाहिए? बट समझ आए सारे फीचर अच्छे से डिटेल के साथ? ठीक है।
अब देखो उसके बाद सेकंड टॉपिक है पार्टनरशिप डीड का, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पहले आप बताओ बेसिक नॉलेज। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर है ना, तो वो तो बेसिक अपने को पता ही है कि देखो पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक तरह से हम क्या बोलते हैं, रिटन एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, जिसमें सारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट लिखे होते हैं, है ना। इसमें सारी सारी डिटेल्स होती हैं उनके रिलेशन के बारे में, कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका कितना प्रॉफिट होगा, किसका कितना रेशियो होगा, किसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। अब क्या हम पार्टनरशिप डीड में चेंज कर सकते हैं, मान लो किसी पॉइंट को कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए सबकी रजामंदी होनी चाहिए। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स मस्ट बी देयर। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज चेंज करनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। उसके बाद डीड जो होती है पार्टनरशिप डीड, उसको कौन से एक्ट के तहत प्रिपेयर किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसको कौन से एक्ट के तहत प्रिपेयर किया जाता है, स्टैम्प एक्ट 1899 वैसे तो, टू बी प्रिसाइज, लेकिन स्टैम्प एक्ट याद रखना, मतलब एक कानून का नाम है स्टैम्प एक्ट। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं एग्जाम में, वो ऑप्शन में देता है कि पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू, पहला ऑप्शन होता है पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा ऑप्शन होता है स्टैम्प एक्ट। तो बच्चा जोशीला बच्चा नौजवान आपकी तरह क्या टिक करेगा, पार्टनरशिप एक्ट। तो 1 नंबर चलेगा, 1 नहीं बल्कि 6 नंबर चलेगा, क्योंकि एक एक गलत क्वेश्चन करने का मतलब समझ गया, 5 नहीं 6 नंबर चले जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है सीयूईटी में। तो अब आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो 5 नंबर जो आपके सही आने वाले थे वो भी नहीं आए, और 1 नंबर और एडिशनल कट गया। तो जैसे ही आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो ये सोचो 6 नंबर गए, एक क्वेश्चन गलत करते ही 6 नंबर गए, 5 इस बात के गए जो सही आ सकते थे और एक रॉन्ग का कट गया, है ना। अच्छा, फिर हम इस पार्टनरशिप डीड को कहां पर रजिस्टर करवाते हैं, देखो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास, पूरा याद रखना है, क्योंकि इसमें भी देखो क्या ऑप्शन आता है, कभी कभी एक ऑप्शन में लिखा होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और कभी कभी लिखा होता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स। तो पार्टनरशिप डीड कहां रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास। उसमें कंपनियां रजिस्टर होती हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म कहां रजिस्टर होगी, फॉर्म्स के रजिस्ट्रार के पास। नहीं नहीं नहीं, तो बट एंटिटी तो अलग होती है, 11th के बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा ना, चलो कोई नहीं। किसी को याद है कंपनी और फर्म में क्या फर्क होता है, ये पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, नहीं तो अधिक जानकारी के लिए बिजनेस स्टडीज की अध्यापिका से संपर्क करें, वो आपको अच्छे से बताएंगे। बाकी देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, अब देखो ये छोड़ने नहीं है, कई बच्चा सोचता है अरे ये क्या बकवास लिखी, तो इसमें से क्वेश्चन कोई भी एक पूछ लेगा, कुछ भी पॉइंट पूछ सकता है। तो अब देखो क्या क्या पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, देखो बिजनेस का नाम पता, सारे पार्टनर्स का नाम और पता, किसने कितना कैपिटल लगाया, है ना। अकाउंटिंग पीरियड क्या है फर्म का, मतलब हम जनवरी से दिसंबर वाला पीरियड फॉलो कर रहे हैं या अप्रैल से मार्च वाला पीरियड फॉलो कर रहे हैं, कब बिजनेस शुरू हुआ, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, आईओसी आईओडी के रेट्स क्या होंगे, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली, जो सारी चेकिंग करेगा, कितनी सैलरी कमीशन मिलेगा, किसकी क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं पार्टनर की। ये देखो अगर इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर तो क्या होगा, है ना, ये भी लिखा होता है। अगर फर्म बंद हो गई तो क्या होगा, ये भी लिखा होता है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया पार्टनर्स के बीच में तो कैसे मैटर को सुलटाएंगे, ये भी लिखा होता है। तो देख रहे हो, इसके बाद एडमिशन होगा पार्टनर का, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा तो क्या रूल होंगे। बाकी इसके अलावा और जो भी बिजनेस के अदर मैटर्स हैं उन सब के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती।
लेकिन भाई अगर मान लो हम कुछ बातें इसमें लिखना भूल गए, है ना, मान लो हम इसमें कुछ बातें लिखना भूल गए, भाई ऑब्वियसली इंसान है तो उसको नहीं याद रहती कुछ बातें, आप इस डीड में लिखना अगर भूल गए तो क्या होगा? हाँ, तो अगर हम इसमें कुछ भी बात लिखना भूल गए तो अपने आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस मतलब वो अप्लाई कर जाएंगे, फिर कानून में जो लिखा है वो माना जाएगा, है ना। तो या तो आप डीड में लिख दो, मान लो एग्जांपल, या तो डीड में लिख लो कि हमारा रेशियो 3:2:1 है, लेकिन अगर आपने डीड में नहीं लिखा, भूल गए रेशियो लिखना, तो फिर क्या माना जाएगा? इक्वल, क्योंकि कानून में बोला गया है, फिर इक्वल माना जाएगा। तो बेसिकली अगर डीड में कुछ भी चीज आप लिखना भूल जाते हो तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमें याद होने चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होंगे। तो ये शायद आपको पता ही होगा, एक बार ओरली बताने की कोशिश करो, याद है तो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, है ना, देखो लिखा भी है, बिल्कुल सही, है ना। चाहे उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे पार्टनर को? नहीं मिलेगा, है ना, यही लिखा है देखो। तो अगर पार्टनर कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर हम उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे कितना लेंगे? वो भी नहीं लेंगे। तो अगर कुछ भी डीड में नहीं लिखा तो फिर हम उसको कोई भी इंटरेस्ट उससे नहीं लेंगे। फिर पार्टनर को अगर हमें इंटरेस्ट देना है लोन पर उसके, तो फिर हम 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट देंगे। और पार्टनर को अगर कोई भी हमें सैलरी या कमीशन देना है तो फिर नहीं देंगे, चाहे उसने कितनी भी मेहनत करी हो, कितने भी 10-10 घंटे काम करो, है ना। तो ये पार्टनरशिप एक्ट के नियम हमें याद रखने। अच्छा, फिर उसके बाद देखो कितना इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज दैट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब ये कि चाहे पार्टनर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लें तब भी कानून के हिसाब से, देखो 2 बातें दे रखी हैं तो धीरे धीरे पढ़ना। पहला, अगर कोई पार्टनर, इफ ए पार्टनर derives any profit for himself या herself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for the profit and pay it to the firm। इसे वैसे बोलते हैं लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। चलो, तो ये इंग्लिश पढ़ के बताओ किसी को समझ आई तो जल्दी से, क्या लिखी है? नहीं, वो तो ड्राइंग हो गई। हाँ, वो तो जो आप कह रहे हो तो ड्राइंग है, उसमें तो कोई गुनाह नहीं है। थोड़ा सा गुनाह करने का सोचो, आप सोचो कि आप बदमाश हो। अब मान लो फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, हाँ, और उससे मैंने कोई प्रॉफिट भी डिराइव कर लिया। मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम पार्टनर्स हैं, ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और ये फर्म है हमारी। अब शाम को हम सब ये यहाँ पे ताला लगा के घर चले गए, ठीक है। अब रात को मैंने क्या करा, मैं चुपचाप आया यहाँ पर, 5 लोगों से 500-500 रुपए लिए और उनको मैंने बोला कि रात को 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे मूवी दिखाऊंगा आपको। तो मैंने फर्म का प्रोजेक्टर यूज करा, फर्म की स्क्रीन यूज करी, एसी वेसी चलाए, और 5 लोगों से 500 रुपए लेके यहाँ मूवी लगा के उनसे 2500 रुपए कमा के चुपचाप घर चला गया। ना आपको पता, ना आपको पता, ना आपको पता। तो मैंने क्या करा, मैं पार्टनर हूं, मैंने फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके या फर्म की किसी ट्रांजेक्शन से अपने लिए पर्सनल प्रॉफिट जनरेट कर लिए, 2500 रुपए कमा लिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो बस मेरे ऊपर लाइबिलिटी ये है, जो लास्ट का बक्सा है पढ़ो, मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो मुझे ये 2500 रुपए फर्म को वापस करने पड़ेंगे। अब हो सकता है आपके मन में है, सर फर्म को पता कैसे चलेगा? वो अलग की बात है ना। तो वो तो एक अलग कहानी है कि पता कैसे चलेगा, लेकिन हाँ, अगर पता चल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा।
एक काम करना, ये सेकंड वाला स्विच बंद कर दो। चलो यहां तक क्लियर है। तब तक ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताओ मेरे दोस्तों। नहीं, सेकंड वाला ठीक है। अब देखो दूसरी लाइबिलिटी, वो भी सेम है वैसे, इसी की तरह है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी की तरह है। अब देखो इसमें लिखा है, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड competing with that of firm, he shall account for and pay it to the firm all the profits made by him। अब बताओ इस लाइन का मतलब। पार्टनर है, देना पड़ेगा। तो मान लो इसी एग्जांपल में हम कंटिन्यू करें, तो अभी हम पार्टनर्स हैं, हमारा यहाँ पे कोचिंग बिजनेस चलता है मान लो। अब आपने क्या करा, आपने इसी के बिल्कुल बाजू में ही अपनी कोचिंग चलाकर वहां से प्रॉफिट कमा लिया। तो आप इस फर्म में भी पार्टनर हो, है ना, और यहाँ पर हम भी कोचिंग रन कर रहे हैं, और आपने हमारे ही कंपटीशन में बाजू में अपनी कोचिंग रन कर ली और आप वहां से कुछ अपने लिए पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हो। तो फिर वो प्रॉफिट भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। हाँ, या तो फर्म पहले छोड़ दो, या तो यहां से पार्टनरशिप छोड़ दो, फिर अगले दिन से बाजू में चालू कर लो, फिर तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ के पार्टनर हो और इसी के कंपटीशन में काम कर रहे हो, तो फिर आपको वो प्रॉफिट देना पड़ेगा। नहीं, आप मतलब कौन, आप तो पार्टनर हो ना। हाँ, दिल्ली में खोल सकते हो। हाँ, रेंज होती है। अब वो कितनी होती है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बस कॉम्पीटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप दिल्ली में खोल रहे हो तो मुझे कोई कॉम्पीटिंग नहीं है ना। अब आप मान लो तमिलनाडु में खोल रहे हो तो मुझे कोई कॉम्पीटिंग नहीं। तो यहां पर इसलिए लिखा है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो सेम नेचर का, एंड के बाद देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, एंड कॉम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। अगर कॉम्पीटिंग होगा तब ये चक्कर है, कॉम्पीटिंग नहीं है फिर कोई चक्कर नहीं। तो आप तमिलनाडु में करो काम, नो टेंशन, आंध्र प्रदेश में करो काम, नो टेंशन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये दोनों लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनर की, है ना। तो ये हमसे एमसीक्यू में पूछ रहे थे, कोई भी एक पॉइंट दे देता है। ओके हो गया। चलो अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग खेलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। बस आपको ये बताना है कि क्या क्लेम वैलिड है कि नहीं है। तो जैसे पहला तो लिखा है, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। तो बताओ। हाँ, तो अपना आंसर होएगा नॉट वैलिड। ठीक है। श्याम हैड एडवांस्ड ए लोन टू द फर्म, ही क्लेम इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, नॉट वैलिड। और एक्चुअल कितना मिलेगा उसको, 6%। मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल, मोहन वांट इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स, वैलिड। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल बटेंगे चाहे कैपिटल कुछ भी लगा रखी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम, नॉट वैलिड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर हम नहीं देंगे। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट, ट्रू। तो जरूरी नहीं है कि रिटन हो, ओरल अगर है तो भी पार्टनरशिप क्या है, वैलिड है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर द अदर पार्टनर, ट्रू। हर पार्टनर जो है वो एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50, ट्रू। तो 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। हाँ, तो देखो आ गया ना पॉइंट। अगर ये नहीं पढ़ा होता तो हमें नहीं पता होता। तो ये देखो उसने पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट,
तो वो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है। देखो अब देखो कहाँ दे रखा है, वो कितनी नीचे दे रखा है। अब आप सोचो कभी आप बुक में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं तो नीचे तक पहुंचते हो? नहीं, आप ऊपर के 4-5 पढ़ के छोड़ देते हो ना। तो वो एग्जाम में ऐसी चालाकी करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पिक करके कुछ भी आ जाता है। तो बिल्कुल सही है। तो ये वाला आंसर क्या हो गया? फॉल्स। उसके बाद देखो फिफ्थ, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। फॉल्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कुछ भी चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी गिवन एट 12% पर एनम इफ डीड इज साइलेंट। फॉल्स, है ना? क्लियर हो गए? अच्छा, अब कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, तो एक बार देखो गो थ्रू करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? देखो स्पेशल एस्पेक्ट्स में दे रखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूं। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है और कोई सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? अकेला जो काम कर रहा है। और पार्टनरशिप फर्म तो ऑब्वियसली कौन हो गई? जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अब देखो पार्टनरशिप फर्म की और सोल प्रोप्राइटर की जो अकाउंटिंग होती है ना, मुंशीगिरी जो होती है, वो पूरी तरह से सेम होती है, सिवाय एक्सेप्शंस का मतलब है सिवाय 5 चीजों के। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग अलग अलग कब होती है। तो जैसे देखो अलग अलग कब होती है। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो अलग अलग तरीके से बन रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर, वो अलग अलग तरीके से होता है। एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट, अगर हमने कोई गलत प्रॉफिट्स उनको दे दिए, जो हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हो, हाँ राइट। या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब होता है? जो वैसे आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, या एडमिशन हो गया, या रिटायरमेंट हो गया, या डेथ हो गया, इनको बोलते हैं चेंज, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कभी कभी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। तो इन सब केसेस में अकाउंटिंग अलग होती है। द फर्स्ट 3 एस्पेक्ट्स मेंशन्ड अबव हैव बीन टेकन अप इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये शुरू के 3 तो पढ़ ही लेते हैं, है ना? पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेते हो, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हो, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो पढ़ लेते हो। चलो एक टॉपिक और देखते हैं फटाफट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो अब इसके बारे में बताओ, आपको क्या क्या पता है? बिना देखे मतलब कोशिश करो। नहीं, पहले इसके सिस्टम पता होने चाहिए। देखो हाँ, हाँ तो देखो होता क्या है, देखो शुरू में लिखा है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के साथ करते हैं, है ना, फर्म जितनी भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड करती है, वो सारी ट्रांजैक्शनों को फर्म रिकॉर्ड करती है। अब देखो पार्टनर के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है। सबसे पहले तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, फिर वो कैपिटल कभी कभी विड्रॉ करता है, फिर उसको हम प्रॉफिट देते हैं, फिर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, फिर हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं, फिर हम उसको सैलरी भी देते हैं, हम उसको कमीशन भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हम पार्टनर की रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम्स हैं। क्या क्या? एक को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, है ना? तो दोनों की हमको पूरी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी अगर हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम में हम कितने अकाउंट बनाते हैं? 2। वेरी गुड। एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट, है ना? ये पता होना चाहिए। तो इस सिस्टम में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं करंट अकाउंट। अब दोनों के अंदर रिकॉर्डिंग क्या होती है वो पता होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, और या फिर एडिशनल कैपिटल,
और या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल जो होती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो सिर्फ चेंज कब होगी, या तो एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल से। बाकी इसमें हम और कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करते। देखो लिखा भी है, ग्रीन कलर कर रहा हूं, ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्लियर हो गया। फिर अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि फिक्स्ड अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। तो देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, फिक्स्ड अकाउंट का यानी कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, हमेशा। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? दोनों ही हो सकते हैं। तो करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, वो सीधा ये पूछ लेगा कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो क्या बोलोगे? क्रेडिट बैलेंस। और अगर पूछेगा करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो कैन बी डेबिट, कैन बी क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है ना। और फिर देखो थोड़ा सा वो समझा भी रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो तो क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको इसीलिए कहां शो करेंगे? ऑलवेज अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड। लेकिन करंट अकाउंट का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो करंट अकाउंट जो है वो कहां शो होगा? मतलब एसेट साइड में भी शो हो सकता है अगर डेबिट बैलेंस है तो, और लायबिलिटी अकाउंट में भी शो हो सकता है अगर क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट इसीलिए कहीं भी शो हो सकते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में, डेबिट बैलेंस है तो एसेट में। तो देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको अजीब तो नहीं लग रहा? समझ आ रहे हैं क्वेश्चन का डेप्थ? अच्छा, अब दूसरा सिस्टम कौन सा होता है? ये तो पहला सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम कौन सा है? करंट अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग। हाँ, तो पहले एक बार डेमो देख लेते हैं। अब देखो जैसे इसमें कैपिटल अकाउंट का डेमो दे रखा है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या? जो भी ओपनिंग कैपिटल है वो आ गई, फिर अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो वो आ गई, फिर अगर उसने कोई कैपिटल विड्रॉ करी परमानेंट, देखो है ना, इसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो वो आ गई। और क्या बच गया? सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल। बाकी जो भी हम पार्टनर के साथ रेगुलर नेचर की चीजें करते हैं वो कहां रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। तो देखो जैसे बैलेंस आ गया, अगर है तो क्रेडिट बैलेंस, सैलरी दे दी पार्टनर को, कमीशन दे दिया पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, है ना, या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया, और अगर कोई बैलेंस बच गया उसका तो बच जाएगा। डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस अगर है तो आ गया, ड्राइंग्स अगर है तो आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आ गई, या उसका कोई शेयर ऑफ लॉस होगा तो आ गया। बाकी जो बैलेंस है वो बच जाएगा। तो इसमें आप कंफर्टेबल हो? इसमें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? ठीक। अब जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है ना, सेकंड वाला, उसमें क्या होता है बताओ? राइट, इसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसमें सब कुछ होता है। तो इसमें हम कितने अकाउंट बनाते हैं? एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसमें सब कुछ होता है। अब क्योंकि इसमें सब कुछ होता है तो इसका बैलेंस क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहता है, फिक्स नहीं रहता। कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसका भी प्रोफोर्मा दे रखा है, अगर आप देखोगे तो आई होप वो तो क्लियर ही होगा। इसमें एक ही अकाउंट के अंदर सारी चीजें आ जाती है ना। बैलेंस आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गई, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर बैलेंस बचेगा तो डेबिट बैलेंस भी बच सकता है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, और अगर बैलेंस बचेगा तो बैलेंस भी बच सकता है। तो क्लियर हो गया? कंफर्टेबल हो? अच्छा, बाकी यहां पर उन्होंने डिफरेंस दे रखे हैं इसके, ये एक बार बस देख लेते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। तो सीवीटी के अंदर ये वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है, कोई भी बेसिस देकर पूछ लेते हैं। तो जैसे मैं बेसिस बोलूंगा, आप कोशिश करना बिना देखे पहले सोच के आंसर देना। अभी जैसा बेसिस है नंबर ऑफ अकाउंट,
तो फिक्स्ड में कितने बनाते हैं हम? 2, और फ्लक्चुएटिंग में 1, है ना। तो ये देखो बस सिंपल इतना याद रख। अभी ये वाला देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, आइटम्स रिलेटेड टू डीड। रिलेटेड टू डीड का मतलब है देखो कि जो आइटम्स हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गया, सैलरी हो गई, आईओसी हो गया, ये सब, तो इन सबको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। देखो इन सबको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में यही सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो ये डिफरेंस है। फिक्स्ड मेथड में ये सब चीजें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। अभी देखो थर्ड बेसिस है फिक्स्ड बैलेंस। अभी किस में बैलेंस्ड फिक्स्ड रहेगा? फिक्स्ड कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो क्या रहता है? अनचेंज, फिक्स रहता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या फिक्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फ्लक्चुएटिंग वाले में वो हर साल चेंज होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। अभी देखो फिर से ये वाला पॉइंट, क्रेडिट बैलेंस। अब फिक्स्ड मेथड में तो हमेशा कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाले में कैपिटल अकाउंट का क्या भी हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो समझ आ रहा है देखो डिफरेंस। तो इसमें कोई भी एक बेसिस पर वो डिफरेंस पूछ लेता है। चलो तो 4 ही टॉपिक तक रखते हैं आज के लिए। तो पहले आज जो हमने डिस्कशन करा वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार बताओ सेक्शन कौन सा था? डेफिनेशन वाला 4, और मैक्सिमम लिमिट वाला सेक्शन बताओ? 464, और उसका एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड। और स्टैम्प कहाँ पे बनवाने का? हाँ मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो कौन सा एक्ट है? स्टैम्प एक्ट 1899। और किसके पास रजिस्टर करवाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। परफेक्ट। तो अब होमवर्क में क्या करोगे? तो सर होमवर्क में तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो होमवर्क में जो आपको मैंने बताया एनसीईआरटी का अगर है हार्ड कॉपी, नहीं तो पीडीएफ, उससे जितना हमने पढ़ा उसको एक बार खुद गो थ्रू कर लेना, क्योंकि हर एक पॉइंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। बट समझ आ गया अच्छे से? कोई भी दिक्कत तो नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बता दो दोस्तों, आज की पूरी क्लास अच्छे से क्लियर हो गई? हाँ, लॉसेस शेयर करना कंपलसरी नहीं होता, हालांकि उसके बारे में यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट वरी। तो हम हमारे लिए तो बस यही एक फीचर है जो यहाँ पर दे रखा है। चलो ठीक है, डन। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे करवाता हूँ। चलो ओके जी, ओके।